तेज रफ्तार में चलती जीप का हेडक्वार्टर रात के अंधेरे को चीर रही थी। कार के अंदर बैठी अद्रिका अपना दायां हाथ दबाए चुप थी। हथेली में अब भी खून बह रहा था, लाल गर्म, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था। उसके चेहरे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इस लड़की को ज़रा भी दर्द हो रहा है। उसके चेहरे पर इतना खून निकलने के बावजूद भी दर्द की एक शिकन नहीं थी। उसने ना जाने क्यों अपने आप को इतना ज़्यादा मजबूत बना लिया था। मैम, योर हैंड, एजेंट रिया ने पीछे मुड़कर कहा। उसको अद्रिका के हाथ की फिक्र हो रही थी, लेकिन अद्रिका ने बस ठंडी नज़रों से उसकी तरफ देखा और ठंडी आवाज़ में कहा, बस चलाओ रिया, मुझे पेन का हैबिट है। अगर मैं इतने इतने खून के लिए दर्द महसूस करने लगी तो फिर तो मेरा काम हो गया। इतना खून बर्दाश्त करने की आदत है मुझे। मेरी टेंशन मत लो, तो जल्द से जल्द यहाँ से निकालो। अद्रिका की बात सुनकर रिया आगे कुछ ना बोल सकी। वह बस चुप होकर बैठ गई, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि आगे कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। वहीं खिड़की से बाहर का नज़ारा बिजली की चमक में बार बार जगमगा उठा था। वह हर चमक के साथ अद्रिका की आंखों के सामने अतीत की तस्वीरें उभरने लगती। वह अतीत की तस्वीर जिसे उसका पूरा बचपन ख़त्म कर दिया था, जिस अतीत ने उसे मासूम से इतना खतरनाक बना दिया था। वह बुरी सालों पहले की यादें जो शायद उसने कभी नहीं भुलाई। वह खतरनाक यादें जिसने उसे आज इस मोड़ पर ला खड़ा कर दिया था। ये सब सोचते सोचते वह अपने अतीत में खो जाती है। फ्लैशबैक, सालों पहले। अद्रिका, बेटा जल्दी आ जाओ, कुकर फट जाएगा। उसकी माँ की हंसती आवाज़ रसोई से आई थी। छोटी अद्रिका, जो तब सिर्फ 8 साल की छोटी सी नादान बच्ची थी, इस समय में बहुत ज़्यादा शैतान हुआ करती थी। तभी वह दौड़ती आती हुई अपनी क्यूट सी आवाज़ में बोली, माँ, कुकर फटेगा तो मैं अपनी डॉल को बचाने जाऊंगी। ये बोलकर वह अपने क्यूट से दांत दिखाने लगी और फिर दोनों हंस पड़े। उसकी माँ नंदिता एक सरल, दयालु और मेहनती महिला थी, जिसने अपनी पूरी दुनिया अपनी बेटी में समेट रखी थी। उनके लिए अपनी बेटी से ज़्यादा और कुछ नहीं था। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसकी दुनिया अपनी बेटी के आसपास घूमती थी, क्योंकि उसके धोखेबाज पति ने तो उसको धोखा दे दिया था। इसलिए मैं बेचारी अपनी बेटी के साथ अकेली एक अलग किराए के कमरे पर रहती थी और मेहनत से कमा कर खाती थी। वह एक ऐसी लेडी थी जिसे कभी गलत के सामने झुकना नहीं सिखाता, ना ही अपनी बेटी को झुकाना सिखाया था। इसलिए उसने अपने धोखेबाज पति से डाइवोर्स लेकर अपनी बेटी को अपने साथ रखने का अपने दम पर पालना शुरू किया। वह अपनी बेटी के साथ अपनी दुनिया में बहुत खुश थी। उसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसकी नटखट सी छोटी सी बेटी उसके लिए पूरा संसार थी। वह भगवान से हमेशा यही दुआ करती थी कि वह अपनी बेटी हमेशा दोनों एक साथ रहे। लेकिन उस दिन दोपहर में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। फैक्ट्री की सायरन बज उठी। हर तरफ अफरा तफरी थी। लोग भाग रहे थे, बच्चे रो रहे थे, आसमान में धुआं उठ रहा था। ऐसा लग रहा था शायद कुछ बहुत बुरा होने वाला है अब। तभी छोटी अद्रिका अपनी माँ के हाथ पकड़कर खड़ी थी। उसे इस फैक्ट्री के सायरन से डर लगने लगा था, क्योंकि ये बहुत तेज़ आवाज़ में बज रहा था। तभी उसने डरते हुए कहा, माँ, ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। प्लीज़ बताओ ना माँ, ये क्या हो रहा है? बेटा, घर के अंदर जाओ, उसकी माँ ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, एक ज़ोरदार धमाका हुआ और शायद सब कुछ तबाह हो गया, क्योंकि हवा जहरीली हो चुकी थी। फैक्ट्री से जहरीली हवा निकलने लगी थी। लोग उस गैस के कारण गिरने लगे थे। चारों तरफ एकदम से मौत का सन्नाटा फैलने लगा था। सभी लोगों की आंखों में जलन होने लगी थी। उसकी सांसें रुकती जा रही थी। ऐसा लगने लगा था कि आप शायद किसी का भी जिंदा बच पाना नामुमकिन था। ये सब देखकर अद्रिका की माँ ने उसे अपने सीने से लगाया। इस समय उसे डर लगने लगा था कि शायद ये गैस और उसकी बेटी को भी मार देगी। तभी उसने कहा, अद्रिका, भाग जाओ यहाँ से। माँ, रन बेटा, भागो यहाँ से, ये गैस सबको मार देगी। अपने नाक को बंद करके भागो बेटा यहाँ से, वरना आप किसी डेंजर में फंस जाओगी बच्चा।
लेकिन अद्रिका भागी नहीं। वह अपनी माँ को अकेला छोड़कर नहीं जाने वाली थी। वो वहीं खड़ी रही। जब उसकी माँ ज़मीन पर गिर गई, उसकी आंखों में आखिरी बार वही झलक थी, प्यार, दर्द और एक अधूरा वादा। अद्रिका के सामने शायद उसकी पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी। अद्रिका अपनी नाक को बंद करके और अपने मुंह पर हाथ लगे अपनी माँ के पास बैठी थी, लेकिन वह ज़्यादा देर उस गैस को बर्दाश्त ना कर सकी और अपनी माँ के पास ही बेहोश होकर गिर गई। और फिर आगे क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं चला। उसे 3 दिन बाद होश आया था। जब उसने चारों तरफ देखा तो वह एक हॉस्पिटल में लेटी हुई थी। तभी उसे नर्स ने आकर मेडिसिन खाने को कहा था, पर उसने नर्स से पूछा था, मेरी मम्मा कहाँ हैं? मुझे उनके पास जाना है, क्या वह ठीक है? छोटी सी अद्रिका का अपनी माँ के पास जाने के लिए तरस रही थी। जब वह ज़्यादा जिद करने लगी तब एक नर्स ने उसे आकर बताया कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, और ये सुनते ही उसकी पूरी दुनिया एक झटके में उजड़ गई थी। उसे ऐसा लगा शायद भगवान जी ने उससे उसका सब कुछ ही ले लिया। वह छोटी सी बच्ची कुछ नहीं कर सकती थी। उसे नहीं पता था वहाँ क्या हुआ था और क्या नहीं। कुछ देर बाद उसके पापा उससे मिलने अस्पताल आए और उसका डिस्चार्ज कराकर उसे अपने साथ ले गए। उससे बाद में पता चला था कि उस हादसे में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए और रिपोर्ट्स में लिख दिया गया, नेचुरल गैस लीक, नो ह्यूमन फॉल्ट। ऐसा लग रहा था शायद सब कुछ कंपनी ने कवर अप कर दिया है। कंपनी ने बड़े बड़े अधिकारियों को पैसा देकर सब बात दबा दी थी, लेकिन अद्रिका ने अपने कानों से सुना था उस रात अपने पिता की आवाज़, जिसे उसे पता चला था कि इन सब के पीछे किस कंपनी का हाथ है। और ये कोई नेचुरल नहीं था बल्कि ह्यूमन फ्लोर था। पर उन लोगों ने पैसा देकर सब दबा दिया। वो शब्द उनकी रूह में हमेशा के लिए बस गए थे। उसने उसी दिन खुद से वादा किया था कि वह उन सब को तबाह करके रहेगी। प्रेजेंट मूविंग कार, मैम वी आर 5 मिनट्स अवे फ्रॉम बेस। रिया की आवाज़ ने उसे वर्तमान में लौटाया। अद्रिका ने गहरी सांस ली। रुद्रांश रायज़ादा, वो बुदबुदाई, तुम्हारे पिता ने जो किया उसका हिसाब अब तुमसे लेना है। उसी वक्त कार के अंदर साइलेंस फैल गया। एजेंसी बेस नाइट 4:15 AM। एजेंसी के बेस पर जैसे ही कार रुकी, मेडिस टीम भागी चली आई, लेकिन उन सबको पता चल चुका था कि इस समय एक एजेंट की बहुत बुरी तरह चोट लगी है, इसलिए वह सब अद्रिका के आते ही रेडी थे। हर हैंड्स ब्लीडिंग, क्विक। लेकिन अद्रिका ने हाथ पीछे खींच लिया। नो नीड, आई कैन हैंडल इट। उसे किसी से भी कोई काम कराना पसंद नहीं था और उसके लिए ये चोट कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, इसलिए उसने खुद एंटीसेप्टिक लगाया, बैंडेज बांधा, जैसे किसी मशीन ने सब कुछ इस चेक टाइम पर किया हो। उसे देखकर सारे मेंबर्स हैरान थे, क्योंकि उसके हाथ पर कोई छोटा मोटा घाव नहीं था। बहुत गहरी चोट लगी हुई थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर ज़रा भी दुख के भाव नहीं थे। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अपने मन ही मन में कुछ प्लान बना रही है। एजेंसी के खुफिया बेस का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। चीफ कबीर आनंद तेज कदमों से अंदर आए। उनके चेहरे पर गुस्सा और भयंकर टेंशन साफ नजर आ रही थी। जिस परफेक्ट प्लान पर वो लोग महीनों से काम कर रहे थे, आज उसकी धज्जियां उड़ चुकी थी। पैंथम, यू हैव क्रॉस द लाइन। तुमने अपनी हद पार कर दी है। चीफ कबीर ने अपनी भारी आवाज़ में गरजते हुए कहा, तुम्हें रुद्राक्ष के करीब रहकर सिर्फ इन्फो कलेक्ट करनी थी, उसे फेस नहीं करना था। तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गड़बड़ी कर दी है। उस खूंखार इंसान के सामने तुम्हारी असली सच्चाई आ चुकी है। कबीर ने टेबल पर दोनों हाथ टिकाए और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि वो इंसान बहुत ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक है। तुम्हें उससे ज़्यादा सेफ्टी रखनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक बात पर ध्यान नहीं दिया और आज सारा किया कराया काम खराब हो चुका है। चीफ करीब इस वक्त सच में समझ नहीं पा रहे थे कि अब इस बिगड़ी हुई बाजी को कैसे पलटा जाए। तभी अद्रिका ने बिना किसी खौफ के एक बेहद ठंडी आवाज़ में जवाब दिया, सर, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं जानबूझकर उसके सामने अपनी सच्चाई लाती। कबीर ने गुस्से में अद्रिका की फाइल ज़ोर से टेबल पर फेंकी। कंट्रोल से बाहर? या तू खुद अपना कंट्रोल खो बैठी थी पैंतम? इस तीखे सवाल पर अद्रिका ने अपना सिर नहीं झुकाया। वो बस सीना ताने बिल्कुल सीधी खड़ी रही। उसकी उन गहरी आंखों में आज भी वही पुरानी और खौफनाक आग जल रही थी।
मैं यहाँ बस एक मामूली मिशन पूरा नहीं कर रही हूँ सर, मैं एक बहुत बड़ा सच एक्सपोज कर रही हूँ। अद्रिका ने अपनी मुठ्ठियाँ भींचते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक ऐसा दर्द था जिसने कबीर को भी एक पल के लिए खामोश कर दिया। रायज़ादा एम्पायर के उस इल्लीगल केमिकल प्रोजेक्ट ने मेरी माँ की जान ली थी सर। अगर मैं उनके खिलाफ कोई पक्का प्रूफ नहीं लाई तो ये मिशन, ये एजेंसी सब मेरे लिए किसी काम का नहीं है। इसलिए मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा अलर्ट लगा रही थी। शायद आज आपको ये मेरी एक बेवकूफ़ी लग रही है, लेकिन सच तो ये है कि मैं अपने मकसद में सक्सेसफुल होने ही वाली थी। बस मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। मैंने अपने दुश्मन को थोड़ा कम आउट कर दिया। कबीर ने अपनी आंखें बंद की और एक थकी हुई गहरी सांस ली। पैंथम, पर्सनल इमोशन से मिशन फेल हो जाते हैं। भावनाएं एक एजेंट की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। ये बात मैंने तुम्हें ट्रेनिंग के वक्त भी समझाई थी, लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अद्रिका ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा। मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं करती सर, मैं उन्हें अपना हथियार बनाती हूँ। इस बेबाक जवाब के बाद कमरे में कुछ पलों की भारी खामोशी छा गई। कबीर ने उसे देखा, फिर टेबल से वो फाइल वापस उठाई और उसे बंद कर दिया। फाइन, कबीर ने एक कड़क आवाज़ में कहा। तुम्हें और टाइम मिलता है, लेकिन याद रखना पैंथम, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मुझे वो सारे प्रूफ चाहिए, वरना मैं तुम्हें इस मिशन से हमेशा के लिए हटा दूंगा। अद्रिका ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना सिर हिलाया। मिशन कंप्लीट होगा सर। इस बार मैं अपने दुश्मन के 4 गुना आगे ही चाल चलूँगी। उसे माइंड गेम खेलने का बहुत शौक है ना। अब मैं उसे बताऊंगी कि इस खेल में असली शिकारी सिर्फ मैं हूँ, वो नहीं। ये बोलते वक्त अद्रिका की आंखों में इंतकाम की एक ऐसी खौफनाक आग थी जो रायज़ादा एम्पायर को जलाकर सब कुछ तबाह कर देना चाहती थी। मिडनाइट, अद्रिका का अपार्टमेंट। रात फिर से पूरी तरह खामोश हो चुकी थी। अद्रिका अकेली अपने उस डार्क और ठंडे कमरे में बैठी थी। रुद्रांश से हुई उस भयानक हाथापाई के कारण उसके हाथ से अब भी खून गिर रहा था, लेकिन उसे इस शारीरिक दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उठी और भारी कदमों से चलकर आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने आईने में अपने खून से सने चेहरे और उलझे हुए बालों को देखा। दर्द से दोस्ती कर लो अद्रिका, क्योंकि अब इस सफ़र में बस यही दर्द तेरा एकलौता साथी है, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। उसने अपने कपड़ों के अंदर से अपनी माँ की दी हुई वो पुरानी चैन बाहर निकाली। उस पतली सी चैन में एक छोटा सा पेंडेंट था जिस पर लिखा था A+N। उस पेंडेंट को अपनी हथेलियों में कसकर पकड़ते हुए उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, पर उसका लहजा किसी सुलगती हुई आग जैसा था। माँ, तेरा हिसाब मैं ज़रूर चुकाऊंगी। उस घिनौने एम्पायर को मैं जलाकर राख कर दूंगी। उसकी आंखों के सामने वो सारे खौफनाक मंजर घूमने लगे। रुद्राक्ष के बाप ने मुझसे मेरी माँ छीनी और उस रुद्राक्ष रायज़ादा ने मुझसे मेरा सबसे करीबी दोस्त, मेरा आरव छीन लिया। ये बोलते ही अद्रिका के सब्र का बांध टूट गया और एक आंसू उसके गाल से नीचे फिसल गया। तुमने मेरे आरव को इतना मजबूर कर दिया था रुद्राक्ष कि उसे अपनी ही जान लेना सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा। तुमने उसे रातों रात पूरी इंडस्ट्री से बैन कर दिया था। उस पर इतने घटिया और झूठे इल्ज़ाम लगाए थे कि वो टूट गया था। मैं तुमसे उन सब आंसुओं का हर एक मौत का बदला लेकर रहूँगी। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। अब उसके चेहरे पर कोई कमज़ोरी नहीं थी, बल्कि एक मास्टरमाइंड किलर वाली चमक थी। अब मैं अपनी शर्तों पर ये खेल खेलना शुरू करूँगी। बाहर आसमान में भयंकर तूफान गूंज रहा था और बिजलियाँ कड़क रही थी, लेकिन अद्रिका के अंदर जो तूफान उड़ रहा था वो उस बारिश और तूफान से कहीं ज़्यादा खतरनाक था। छुप छुप कर खेलने का वक्त अब ख़त्म हो चुका था। अब खेल आमने सामने का होगा। मिडनाइट, मुंबई, रायज़ादा एम्पायर टावर। कांच की दीवारों से बनी वो गगनचुंबी इमारत इस वक्त काली और तूफानी रात में किसी विशाल राक्षस की तरह लग रही थी। हवा में बारिश की चुभने वाली नमी और बिजली की खौफनाक गड़गड़ाहट दोनों घुली हुई थी। सबसे ऊपरी मंजिल यानी टॉप फ्लोर पर खड़ा रुद्राक्ष रायज़ादा अपने ग्लास ऑफिस की बड़ी सी खिड़की के से नीचे झांक रहा था।
शहर की सारी जगमगाती लाइटें और दुनिया उसके कदमों में थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक गहरा और खौफनाक अंधेरा छाया हुआ था। वो आदमी जो इस शहर के हर बिजनेस, अंडरवर्ल्ड और हर इंडस्ट्री का गेम पलट झपकते बदल देता था, जिसके नाम से ही बड़े से बड़े आदमी काँप कर झुक जाता था। वो खूंखार इंसान आज अंदर से बेहद बेचैन था, और इस बेचैनी का कारण वो मामूली सी लड़की अद्रिका पैंथम। उसने अपने सख्त होठों के बीच धीरे से उसका वो कोल्ड नाम दोहराया। ये वो नाम था जिसने पिछले कई दिनों से उस मास्टरमाइंड की रातों की नींद हराम कर रखी थी। वो कई दिनों से पागलों की तरह इस इंसान को ढूंढ रहा था। ये देखना चाहता था कि आखिर वो है कौन। लेकिन जब छत पर उस खूनी झड़प में उस मास्टरमाइंड का असली चेहरा उसके सामने आया, तो रुद्राक्ष पूरी तरह सुन्न और हैरान रह गया। वो इस समय हद से ज़्यादा बेचैन था, क्योंकि उस लड़की ने उसके इतने बड़े एम्पायर में घुसने की, उसकी आंखों में धूल झोंकने की ज़रूरत कर दी थी। लेकिन जो बात वो अपनी ईगो की वजह से खुद से भी नहीं कह पा रहा था, वो ये थी कि अद्रिका ने उसके जमे हुए दिल के अंदर कुछ बहुत गहरा हिला दिया था। वो लड़की उसे खुलेआम उसके ही इलाके में चेतावनी देकर उसे धूल चटा कर गई थी। ये रुद्राक्ष के मुंह पर हार का एक ऐसा करारा तमाचा था जो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसी वक्त उसका सिक्योरिटी हेड घबराते हुए कैबिन के अंदर आया। सर, उस लड़की के बारे में कोई नई अपडेट नहीं मिली है। वो गायब हो गई सर। हमारी पूरी सिक्योरिटी टीम उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जब से हमारे लोगों को घायल करके भागी है, तब से उसका कोई सुराग नहीं है। ये सुनकर रुद्राक्ष पलटा नहीं, बस खिड़की के बाहर देखते हुए ही उसने एक बेहद ठंडी और खौफनाक मुस्कान दी। किसी को गायब होना है तो होने दो, लेकिन एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, रुद्राक्ष शहजादा किसी को भूलता नहीं है। मुझे वो लड़की कुछ भी करके किसी भी कीमत पर अपनी मुट्ठी में चाहिए। रुद्राक्ष मुड़ा, अपनी टेबल के क्रिस्टल का विस्की गिलास उठाया और उस लिक्विड को घुमाते हुए एक साइको किलर की तरह बोला, लेकिन जब वो दोबारा मेरे सामने आएगी ना, तो मैं उसे पूरी तरह से तोड़ दूंगा। इमोशनली, मेंटली और फिजिकली मैं उसे ऐसी सज़ा दूंगा कि वो खुद को भूल जाएगी, लेकिन रुद्राक्ष शहजादा के दिए हुए दर्द को कभी नहीं भूल पाएगी। ये बोलते वक्त उसकी गहरी आंखों में बदले और इंतकाम की भयंकर आग जल रही थी। उसकी आवाज़ में एक खौफनाक वादा था। वो अब मौत का नया खेल खेलने का पूरी तरह से तैयार था। बस अब उसे इंतज़ार था तो अद्रिका के पकड़े जाने का। अगली सुबह सीक्रेट एजेंसी बेस, साउथ मुंबई। एजेंसी के उस अंधेरे और खुफिया कमरे में अद्रिका का चेहरा कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी में चमक रहा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी तेज और बेरहमी से चल रही थी जैसे वो सिर्फ टाइप नहीं कर रही हो, बल्कि अपने हर एक की स्ट्रोक से किसी का कत्ल कर रही हो। स्क्रीन पर एक पुरानी फाइल खुली थी, रायज़ादा केमिकल डील, और उसी के ठीक बगल में आरव की एक मुस्कुराती हुई पुरानी फ़ोटो थी। तभी अद्रिका की पत्थर जैसी आंखों से आंसू की एक गर्म बूंद गिरी, जो सीधे कीबोर्ड के ऊपर आकर सूख गई। तू मुझे इस मतलबी दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया, आरव, उसने कांपती हुई आवाज़ में फुसफुसाया। पर देख, मैं अब भी सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए लड़ रही हूँ। इस वक्त उसकी आवाज़ में वो पैंथम वाला कोई गुस्सा या एटीट्यूड नहीं था, बल्कि दर्द और बेबसी की एक गहरी लहर थी। वो पीछे अपनी लेदर कुर्सी पर झुक गई और दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे वो अपने उसी खौफनाक अतीत के साए में खो गई। फ्लैशबैक 2 साल पहले देर रात का वक्त था। आरव और अद्रिका ऑफिस के टेरेस पर खड़े थे। आरव के हाथ कांप रहे थे। अद्रिका, हमने जो ये इल्लीगल डील्स का प्रूफ कलेक्ट किया था ना, अगर ये ज़रा सा भी लीक हो गया तो वो लोग मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे अब क्या करना चाहिए। अद्रिका ये सुनकर बेफिक्री से हंस पड़ी। उसने आरव के कंधे पर हाथ रखा और बोली, तुझे क्या लगता है मैं तुझे ऐसे अकेला छोड़ दूंगी? मैं हमेशा तेरे साथ हूँ आरव, तुझे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग कभी भी गलत के आगे अपना सिर नहीं झुकाएंगे। आरव थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा
रहा था। तू नहीं जानती अद्रिका, रुद्राक्ष रायज़ादा कोई आम आदमी नहीं है। वो एक मॉन्स्टर है। उसके पास पैसा, पावर, पॉलिटिक्स सब कुछ है। हम लोग उसे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। अगर उसे ज़रा सी भी भनक लगी ना कि हम उसके खिलाफ जा रहे हैं तो वो हम दोनों को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। अद्रिका ने पूरी दृढ़ता से कहा, पावर किसी के पास भी हो आरव, सच कभी छुप नहीं सकता। एक ना एक दिन तो उसे ख़त्म होना ही होगा। मुझे पूरा यकीन है कि अब उसके पापों का अंतिम वक्त आ चुका है। लेकिन अद्रिका गलत थी। उसके कुछ घंटे बाद ही अद्रिका के पास एक मनहूस कॉल आया। आरव की लाश उसके अपने ही अपार्टमेंट में पंखे से लटकी हुई मिली थी और उसके पास से एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, मैं हार गया, आई एम सॉरी। लेकिन अद्रिका बहुत अच्छे से जानती थी कि आरव डरपोक नहीं था। वो किसी भी कीमत पर खुदकुशी नहीं कर सकता था। उसके अपार्टमेंट से आरव के फिंगरप्रिंट्स, उसकी सारी सीक्रेट फाइल्स, सब कुछ बहुत ही सफाई से मिटा दिए गए थे। कहीं से कहीं भी कोई सबूत नहीं बचा था। ये साफ था, ये एक बहुत ही कोल्ड वर्ल्डेड मर्डर था जिसे सुसाइड का नाम दे दिया गया था। और उस दिन, उस मनहूस रात को अद्रिका के अंदर जो मर गया था वो सिर्फ आरव नहीं था, वो अद्रिका की हंसी थी, उसका सुकून था, उसकी इंसानियत थी। भगवान ने उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसका सब कुछ उससे छीन लिया था और पीछे छोड़ गया था इंतकाम की आग में जलने वाली एक खूंखार हैकर पैंथम को। प्रेजेंट टाइम। यह सब सोचकर अद्रिका की मुट्ठियाँ गुस्से से इतनी कस गई कि उसके नाखून हथेलियों में चुभने लगे। वो आरव की फाइल उठाकर जोर से अपनी टेबल पर फेंकती है। इस वक्त उसके दिमाग में फिर से मौत और इंतकाम का वही ज्वालामुखी फट पड़ा था। रुद्राक्ष रायज़ादा, वो अपने दांत पीसते हुए फुसफुकारी, अब तेरा ये गुरूर का एम्पायर जलेगा। मैं तेरी एक एक ईंट तोड़ूंगी, तेरा एक एक नकाब उतारूंगी। तुम लोगों को बहुत शौक है ना दूसरों की ज़िंदगी छीनने का, तो टेंशन मत ले, अब तेरी ज़िंदगी मैं ख़त्म करूंगी। तभी उसकी जूनियर एजेंट रिया तेज़ी से अंदर आई। मैम, कबीर सर का बहुत ही अर्जेंट एनक्रिप्टेड कॉल है। यह सुनते ही अद्रिका ने अपने हेडफोन्स लगाए। पैंथम कबीर की गंभीर आवाज़ गूंजी, हमारे पास एक बहुत बड़ी लीड है। रायज़ादा आज रात एक बहुत ही टॉक्सिक केमिकल का इल्लीगल इंपोर्ट कर रहा है। हमें किसी भी कीमत पर उसके खिलाफ पक्का प्रूफ चाहिए। कौन सी लोकेशन? अद्रिका ने अपनी राइफल साफ करते हुए पूछा। रायज़ादा टावर का अंडरग्राउंड बेसमेंट। लेकिन ध्यान रखना पैंथम, वहाँ का सिक्योरिटी लेवल 10 है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अद्रिका के चेहरे पर एक डार्क मुस्कान आ गई। परफेक्ट, आप चिंता मत कीजिए सर, काम हो जाएगा। इतना बोलकर उसने खटाक से कॉल कट कर दी और अपने मिशन गियर पहनने लगी। रिया घबरा गई। मैम प्लीज़ आप अकेले मत जाइए, ये सीधे सीधे एक सुसाइड मिशन होगा। अद्रिका ने अपनी ब्लैक हुडी पहनी और आंखों में एक कातिलाना चमक के साथ बोली, मैं सुसाइड करने नहीं जा रही रिया, मैं किसी और का एंड लिखने जा रही हूँ। तुम टेंशन मत लो, इस बार खेल आर पार का होगा और इस बार जीत मेरी ही होगी। और इतना बोलकर वो बिना कुछ सुने वहाँ से रात के अंधेरे में निकल गई। रात का वक्त, रायज़ादा एम्पायर टावर बेसमेंट। अंडरग्राउंड बेसमेंट में खौफनाक सन्नाटा था। सिक्योरिटी कैमरे लुप कर सेट थे और सायरन डिसेबल कर दिए गए थे। ब्लैक आउटफिट में अद्रिका बिल्कुल एक काली बिल्ली की तरह मूव कर रही थी। स्मूथ, साइलेंट और डेडली। वो खामोशी से उस प्रतिबंधित लैब सेक्शन में घुसती है। वहाँ लाइन से दर्जनों केमिकल बैरम्स रखे हुए थे जिन पर बड़े अक्षरों में लिखा था, आरसी, प्रॉपर्टी ऑफ रायज़ादा ग्रुप। वो अपनी पॉकेट से मिनी कैमरा निकालती है और तेज़ी से हर एंगल से उसकी फ़ोटो और वीडियोस लेने लगती है। लेकिन तभी उस भारी सन्नाटे में पीछे से किसी के भारी कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। ये सुनते ही अद्रिका झट से एक बड़े पिलर के पीछे छिप जाती है और अपनी लोडेड पिस्टल रेडी कर ली। कदमों की आवाज़ धीरे धीरे और करीब आने लगी। तभी अद्रिका ने सामने दीवार पर एक खौफनाक परछाई देखी। बहुत ही लंबी, कॉन्फिडेंट
और डेंजरस। तभी अचानक से उस खाली बेसमेंट में एक भारी और जहरीली आवाज़ गूंजी। अब तुझे लगता है कि मैं तुझे नहीं पहचानूंगा? वो आवाज़ किसी और की नहीं, रुद्राक्ष रायजादा की थी। वो इस वक्त बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। अद्रिका तेजी से पलटी और उसने अपनी गन सीधे रुद्राक्ष के सीने पर तान दी। काले नकाब के पीछे उसकी आंखें शोले की तरह जल रही थी। तुम्हारा हर गेम मैं तोड़ चुकी हूँ रुद्राक्ष। रुद्राक्ष डरा नहीं, वो अपनी जेबों में हाथ डाले सीधे सीधे एक भूखे शिकारी की तरह उसके चारों ओर घूमने लगा। तुम मुझे तोड़ चुकी? वो एक खौफनाक हंसी हंसा। तुम मेरे ही एम्पायर के अंदर घुसकर मुझे मौत का चैलेंज कर रही हो, वो भी ये फालतू सा मास्क पहनकर। कुछ भी कहो लड़की, तुम हो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। वो अचानक बिजली की फुर्ती से उसके करीब आया। इससे पहले कि अद्रिका टिगर दबा पाती, उसने अपना हाथ जोर से मरोड़कर गन गिरा दी और दूसरी ही पल उसने एक झटके से अद्रिका के चेहरे से वो मास्क खींचकर निकाल दिया और एक पल के लिए जैसे दुनिया वहीं रुक गई। मास्क के पीछे वही चेहरा था, अद्रिका। भले ही रुद्राक्ष छत पर ये सच देख चुका था, लेकिन आज अभी उसे अपने इतने करीब देखकर रुद्राक्ष की आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके अंदर बहुत गहराई तक कुछ तोड़ दिया हो। फिर वो हंस पड़ा, एक बेहद ठंडी, दर्द भरी और खतरनाक हंसी। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। वो पागल फैन गर्ल वाला ड्रामा, वो मासूमियत, वो बेखौफ आंखें, सब कुछ सिर्फ एक ट्रैप था, एक घटिया जाल। अद्रिका की आंखों में भी आग और नफरत थी। ट्रैप नहीं था रायजादा, वॉर था तुम्हारे खिलाफ, एक खूनी जंग। रुद्राक्ष ने गुस्से में उसकी ठोडी को जोर से जकड़ लिया और फुकराते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जानती हो? तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ एक मामूली बिजनेसमैन हूँ? उसने अद्रिका के चेहरे के बिल्कुल करीब झुककर एक साइको की तरह फुसकुराते हुए कहा, मैं वो खूंखार इंसान हूँ लड़की, जो इंसानों के साथ माइंड गेम्स खेलता नहीं बल्कि उन्हें कंट्रोल करता है, उन्हें मिटा देता है। अद्रिका का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाई। वो नफरत से चीखी, कंट्रोल? तुमने मेरे सबसे अच्छे दोस्त आरव की जान ली है। तुमने उसका करियर, उसकी पूरी लाइफ छीन ली। अब मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगी। आरव का नाम सुनते ही रुद्राक्ष का चेहरा बिल्कुल ठंडा और भावहीन पड़ गया। ओह, तो तुम उस लूज़र की दोस्त हो। उसकी मौत मेरी वजह से नहीं, उसकी अपनी कमज़ोरी और डर की वजह से हुई है। झूठ। अद्रिका दर्द और नफरत से चीखी। वो पूरी ताकत से उसे धक्का देकर भागने लगी, लेकिन रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे झटके से अपनी ओर खींच लिया। अब उन दोनों के बीच बस कुछ इंच का ही फासला रह गया था। उसकी गर्म सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी और उनकी आंखों में भयंकर नफरत के साथ साथ एक बहुत ही अजीब सा डार्क खिंचाव भी था। लेट मी गो, मुझे छोड़ो। अद्रिका ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रुद्राक्ष ने उसकी कमर और हाथों को और भी बेरहमी से कस लिया। अब तुम कहीं नहीं जाओगी अद्रिका, वो किसी खूंखार जानवर की तरह गरजा। तुमने मेरा नाम लेने की ज़रूरत की है, मेरा सिस्टम हैक किया है, मेरी रेपुटेशन के साथ खूनी खेल खेला है। अब से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी हो, मेरी कैदी हो। अद्रिका की आंखों से आंसू चमक गए, लेकिन उसका लहजा अब भी आग जैसा था। मैं किसी की प्रॉपर्टी नहीं हूँ रुद्राक्ष रायजादा, मैं वो आग हूँ जो तेरे इस पूरे एम्पायर को जलाकर राख कर सकती है। एक सेकंड के लिए रुद्राक्ष ने उसकी उन नफरत भरी आंखों की गहराई में देखा और उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो सिर्फ उसकी दुश्मन नहीं थी, वो डेंजरस थी, डायजेस्टिबल थी, और शायद इसलिए वो इस दुनिया में उसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक थी। बिना एक और शब्द कहे रुद्राक्ष ने उसका हाथ ज़ोर से खींचा और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाकर अपने ब्लैक एसयूवी में फेंक दिया। चलो, मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए और इस बार मैं ये जवाब अपने खौफनाक तरीके से लूँगा। कार के टायर्स चीखे और वो ब्लैक एसयूवी तेज़ी से उस बारिश भरी और तूफ़ानी रात की सड़कों पर निकल गई। मीनवाइल एजेंसी बेस, इसी बीच खुफिया एजेंसी बेस करीब कबीर और रिया स्क्रीन पर ब्लिंक करते हुए एक एम्पटी सिग्नल को हैरत से देख रहे थे। सर, रिया की आंखों में खौफ था। अद्रिका का सिग्नल 10 मिनट पहले कट हो गया था। सर, मुझे लगता है वो रायजादा के हाथ लग गई है, वो उसे मार डालेगा। कबीर ने अपनी मुठ्ठियाँ भींची। उनकी आवाज़ बहुत धीमी और गंभीर थी। अगर ये सच है रिया, तो अब मौत का असली गेम शुरू हुआ है। लोकेशन
रुद्राक्ष का प्राइवेट सेफ हाउस आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई। बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान से गिरती मोटी मोटी बूंदें जब सेफ हाउस की बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियों से टकरा रही थी तो पूरे कमरे में एक खौफनाक आवाज़ गूंज रही थी। लेकिन बाहर का तूफान उतना भयंकर नहीं था जितना इस वक्त रुद्राक्ष शहजादा के अंदर चल रहा था। उसकी भारी ब्लैक एसयूवी जोर से ब्रेक मारकर एक बिल्कुल सुनसान और सीक्रेट बंगले के सामने रुकी। शहर से दूर एक ऐसी जगह जहां किसी परिंदे का भी आना नामुमकिन था। अद्रिका अब भी उसकी कार की पिछली सीट पर थी। कलाई पे बंधे हैवी लेदर स्ट्रैप की वजह से उसके नाजुक हाथों पर नान निशान पड़ चुके थे। उसके बाल बुरी तरह बिखरे थे। वो खौफनाक मास्क अब गायब था और चेहरा हल्का लाल हो गया था। शायद रुद्राक्ष के उस खूंखार गुस्से से या फिर उस अपमान से किए गए रुद्राक्ष ने उसे इस तरह बंदी बना लिया था। वो इस वक्त अंदर ही अंदर नफरत से उबल रही थी। वो खुद गाड़ी से उतरी नहीं क्योंकि रुद्राक्ष ने बिना एक लफ्ज़ बोले पीछे का दरवाज़ा खोला और बेहद सख्ती से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। लीव मी रुद्राक्ष, अद्रिका ने तेज और जहरीले लहजे में कहा। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझे अभी छोड़ दो। उसका लहजा किसी बिजली की तरह तीखा था। वो इस वक्त निहत्थी होकर भी रुद्राक्ष की जान लेने को तैयार थी। लेकिन रुद्राक्ष ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बिना कुछ कहे उसे कार से बाहर खींचा और सीधे उस डार्क मैंशन के अंदर घसीट लिया। उसे इस समय अद्रिका की कोई भी धमकी या बात सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उस मैंशन के अंदर पूरा अंधेरा और सन्नाटा था। सिर्फ एक बड़ी सी फायरप्लेस चल रही थी जिसकी कांपती हुई नारंगी लो दीवारों पर पड़कर किसी खौफनाक सजा घर जैसा माहौल बना रही थी। रुद्राक्ष ने अद्रिका को एक हैवी आयरन चेयर पर धक्का दिया जिससे वो सीधे उस पर जाकर गिर पड़ी। अगले ही पल रुद्राक्ष ने फुर्ती से उसकी दोनों कलाइयों को कुर्सी से आर्मेट पर बांध दिया। तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे ऐसे बांधने का, अद्रिका ने झटके से बोला। मैं कोई तुम्हारी स्लेव या गुलाम नहीं हूँ। छोड़ो मुझे रुद्राक्ष शहजादा, वरना अभी तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें पूरी तरह से तबाह करके रख दूंगी। ये सुनकर रुद्राक्ष आगे की तरफ झुका, इतना करीब कि उसकी कर्मसाज़ें अद्रिका की गर्दन को छूने लगी। स्लेव तो नहीं हो, उसने बहुत ही धीरे और ठंडी आवाज़ में फुसफुसाया, लेकिन तुमने मुझे चैलेंज किया था और रुद्राक्ष शहजादा अपने चैलेंजर्स को कभी जिंदा या फ्री नहीं छोड़ता। उसकी गहरी आंखों में एक खतरनाक और साइको चमक थी। वो अब भी बाहर से बिल्कुल काम था लेकिन उस खामोशी के अंदर मौत की आग सुलग रही थी। रुद्राक्ष सीधा खड़ा हुआ और कड़क आवाज़ में बोला, अब बताओ तुम्हारी टीम में कौन कौन है? किसने तुम्हें मेरे एम्पायर के अंदर हैकर बनाकर भेजा है? और तुम्हारे अंदर मौत से खेलने की इतनी हिम्मत कहाँ से आई है कि तुम मेरे ही घर में घुस गई? अद्रिका ने एक कटाक्ष भरी और शातिर हंसी हंसी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे इन फालतू सवालों का जवाब दूंगी? तुम्हारे इस झूठ और फरेब के एम्पायर को मैं बहुत पहले एक्सपोज कर चुकी हूँ रुद्राक्ष। दुनिया के सामने तुम जो इतने सीधे और शरीफ बनते हो ना, तुम्हारा वो असली सच मैं इस दुनिया को दिखाऊंगी। मैं दुनिया को बताऊंगी कि तुमने अपने खौफनाक चेहरे के ऊपर ये नकली मुखौटा पहना हुआ है और अब मैं तुम्हें तोड़ूंगी। ये बोलकर उसने ज़ोर से झटके मारे लेकिन वो हैवी कफ्ड नहीं खुले। वो बस घूर कर रुद्राक्ष को देखने लगी। ये देखकर रुद्राक्ष एक कदम और पास आया। उसके चेहरे के पास बिल्कुल झुकते हुए बोला, तोड़ोगी? उसने अद्रिका के कान के पास जाकर डरावने लहजे में फुसफुसाया, तुम जैसी लड़कियां बस तोड़ने की सोच ही सकती हो। मैं तो इंसानों की ज़िंदगी से खेलता हूँ। वो कुछ सेकंड तक बस अद्रिका की उन गहरी आंखों को देखता रहा। अद्रिका की आंखों में एक भी कतरा डर का नहीं था बल्कि एक अजीब सी डार्क हिम्मत थी। वो रुद्राक्ष को ऐसे घूर रही थी जैसे वो उसे कच्चा निकलने वाली हो। रुद्राक्ष ने एक बेहद ठंडी स्माइल दी और कहा, तुम जानती भी हो कि तुम किससे टकरा रही हो? मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं खुद एक पूरा सिस्टम हूँ। समझी तुम? मेरे से टकराने वाला मेरा दुश्मन सिर्फ बर्बाद होता है और उसका कोई वजूद नहीं बचता। तुम्हें लगता है ये बात तुम्हें अब तक बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए थी।
अद्रिका ने बिना पलक झपकाए बहुत धीरे से जवाब दिया, और इस खूनी सिस्टम को गिराना ही मेरा मिशन है। उसके ये शब्द सुनकर रुद्राक्ष की वो सैतानी हंसी अचानक रुक गई। वो झटका खाकर थोड़ा पीछे हट गया। उसने अद्रिका के चेहरे को बहुत ही गौर से देखा। उसकी वो आंखें, उसकी वो आवाज़, उसमें नफरत और दर्द की एक ऐसी झलक थी जो बहुत जानी पहचानी लग रही थी। एक पल के लिए रुद्राक्ष की उन शिकारी नज़रों में एक अजीब सी सॉफ्टनेस आई, लेकिन अगले ही पल वो फिर से पत्थर जैसा ठंडा हो गया। मैं समझ गया, वो धीमी आवाज़ में बोला। तुम सिर्फ किसी एजेंसी की कोई मामूली एजेंट नहीं हो। तुम आरब के लिए लड़ रही हो। तुम्हारा असली मकसद सिर्फ अपने दोस्त को इंसाफ दिलाना है। अद्रिका का चेहरा बिल्कुल कठोर और भावहीन हो गया। सिर्फ आरब के लिए नहीं, इंसाफ के लिए। मैं उन सब बेगुनाह लोगों को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ जिनके साथ तुमने नाइंसाफ़ी की है, जिनकी ज़िंदगी को तुमने अपने पैसों के लिए ख़त्म करके रख दिया। मैं उन सब को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ, और उन सब को साथ साथ मेरे दोस्त को भी उसका इंसाफ मिलेगा। रुद्राक्ष की मुट्ठी गुस्से से भिज गई। उसने मुझे धोखा दिया था। तुम जानती भी नहीं हो कि उस आरब ने मेरे साथ क्या किया था। वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद था। मेरी उसकी मौत में कोई हिस्सेदारी नहीं थी। समझी तुम पागल लड़की। अद्रिका नफरत से चीख पड़ी। झूठ, तुमने उसे मार डाला रुद्राक्ष शहजादा, और अब तू मुझे ही उसका ट्रेटर या गद्दार बोल रहा है। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। बाहर गिरती बारिश की आवाज़ अब ज़्यादा साफ और खौफनाक सुनाई देने लगी थी। रुद्राक्ष कुछ पल तक उसे बस खामोशी से देखता रहा। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके चेहरे के बिल्कुल पास आकर रुका। तुम जानना चाहती हो ना कि उसके साथ असल में क्या हुआ था? रुद्राक्ष की आंखों में इस वक्त कोई चालाकी नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा दर्द था। उसने मुझे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। मैंने उसे एक डील दी थी कि मेरे साथ काम करो, मेरे सिस्टम के अंदर रहकर अपनी दुश्मनी निकालो, पर उसने मुझे ही हैक कर दिया, मेरे ही सीक्रेट्स बेच दिए, और उस मनुष्य दिन से मुझे इस दुनिया में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं रहा। उस लड़के ने मेरा विश्वास जीतकर मेरे साथ विश्वासघात किया था, और मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो मेरा विश्वास तोड़ते हैं। फिर मैं उन लोगों को किसी भी हद तक जाकर तोड़कर रख देता हूँ। अद्रिका ने उसे नफरत से ताना मारा। अपने पापों को छुपाने के लिए ऐसे झूठे ड्रामे बनाना तुम्हें बहुत अच्छा लगता होगा रुद्राक्ष, पर सच सिर्फ एक ही है। आरब मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया, और ये बात मैं मरते दम तक कभी नहीं भूलूंगी। मेरे दोस्त के कातिल हो तुम। अब रुद्राक्ष की आंखों में भी आग भड़क उठी। वो तेजी से उसके पास आया। दोनों के बीच फिर से वही खतरनाक और जानलेवा नज़दीकी थी। तुम्हें लगता है कि मैं आरब को मार सकता हूँ? मुझे लगा था कि तुम पैंथम हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, पर तुम भी बस एक मामूली इमोशनल फूल ही निकली। अद्रिका ने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया। हाँ, हूँ मैं इमोशनल, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। तुम जैसे बेजान पत्थर नहीं। तुम जैसे लोग तो इंसानों को मारकर मातम भी नहीं बनाते। तुम्हारे लिए तो किसी की जान लेना चींटी मकोड़े मारने जैसा है। तुम तो किसी इंसान को इंसान भी नहीं समझते हो। उसकी ये बात सीधे रुद्राक्ष के दिल के उस कोने पर जाकर लगी जिसे वो सालों पहले दफन कर चुका था। वो कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर अचानक उसने झटके से अद्रिका की चेयर की वो बेल्ट खोल दी। अद्रिका तुरंत उठी, लेकिन अगले ही सेकंड वो फिर से रुद्राक्ष की मजबूत पकड़ में थी। उसकी नाजुक कलाई रुद्राक्ष के लोहे जैसे हाथ में कैद थी, और उसका चेहरा अद्रिका के बस कुछ इंच ही दूर था। उसकी सांसें अब तेज और भारी हो चुकी थी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच जाओगी? उसने अद्रिका की आंखों में झांकते हुए फुसफुसाया। अद्रिका ने बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में सीधा देखा। मैं तुमसे नहीं डरती रुद्राक्ष। वो हल्की सी मुस्कुराया। डरना चाहिए तुम्हें। फिर एक झटके से रुद्राक्ष ने उसे अपनी ओर खींच लिया। उन दोनों की नज़रों में आग थी, नफरत की भी, और कुछ ऐसा भी जो वो दोनों ही इस वक्त मानना नहीं चाहते थे। एक बहुत ही अजीब सी कशिश, एक डार्क खिंचाव। कुछ पलों के लिए जैसे मैंशन का वो सन्नाटा और पूरी दुनिया वहीं थम सी गई थी। फिर अद्रिका ने गुस्से से उसे ज़ोर से धक्का दिया। मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी रुद्राक्ष। वो उसकी और देखता रहा। उसके होठों पर वही ठंडी हंसी थी। ट्राई कर लो। तुम जितनी कोशिश करोगी मुझसे दूर जाने की, मैं उतना ही तुम्हें अपने करीब खींचता जाऊंगा। वो पास झुका। उसके कानों के
पास उसकी आवाज़ अब बर्फ़ जैसी ठंडी और धीमी थी। तुम अब मेरी प्रॉब्लम नहीं, एडिक्शन बन गई हो अद्रिका। अब मैं तुम्हें अपने से दूर तो नहीं जाने दूंगा। अद्रिका की आंखें चौड़ी हो गई। वो एक सेकंड के लिए बिल्कुल सुन रह गई और कुछ बोल नहीं पाई। उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था। वो नहीं समझ पा रही थी कि ये खौफनाक खेल अब सिर्फ बदले का रह गया है या कुछ और ही बनता जा रहा है। रुद्राक्ष की वो आखिरी बात उसके दिमाग को सुन कर चुकी थी। सीन चेंज, एजेंसी हेडक्वार्टर। कबीर और रिया अब तक अद्रिका का ट्रेस नहीं ढूंढ पाए थे। सिस्टम पर उसका सिग्नल पूरी तरह डेड था। सर, रिया ने घबराते हुए कहा, अगर रायज़ादा ने उसे पकड़ लिया है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कबीर की आवाज़ बहुत गंभीर थी। रायज़ादा उसे नहीं मारेगा, कम से कम अभी तो नहीं। उसे अद्रिका से जवाब चाहिए और इस पूरी दुनिया में अद्रिका से ज़्यादा उसे कोई और क्रैक नहीं कर सकता। रिया ने डरते हुए पूछा, लेकिन सर, अगर उन दोनों के बीच कोई और ही कनेक्शन निकल गया तो? कबीर बिल्कुल चुप हो गया। वही तो सबसे बड़ा डर है रिया, वही तो इस माइंड गेम को सबसे ज़्यादा डेंजरस बनाता है। बैक टू सेफ हाउस। अद्रिका खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की बारिश को देख रही थी। उसकी कलाइयाँ अब भी सूजी हुई थी, लेकिन वो खुद को छुड़ा चुकी थी। रुद्राक्ष डार्क टेबल के पास बैठा अपनी विस्की ग्लास घुमा रहा था। उन दोनों के बीच हवा में एक बहुत ही भारी खामोशी थी। तुम कभी थकती नहीं हो? रुद्राक्ष ने अचानक उस सन्नाटे को तोड़ते हुए पूछा। थक गई हूँ, अद्रिका ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, पर अब रुकना पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे जैसी स्टब बॉन्ड औरत मैंने ज़िंदगी में बहुत कम देखी है। रुद्राक्ष ने धीरे से कहा, तुम्हें देखकर भयंकर गुस्सा भी आता है और शायद एक अजीब सा सुकून भी। अद्रिका ने मुड़कर उसकी तरफ अपनी ठंडी आंखों से देखा। तुम्हें सुकून नहीं मिल सकता रुद्राक्ष, तुम बस लोगों का कंट्रोल चाहते हो। वो उठा और धीरे धीरे चलकर उसके पास आया। शायद तुम सही कह रही हो, पर अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। उसने बहुत ही धीरे से अद्रिका के चेहरे पर आए बालों को पीछे किया और उसकी गहरी आंखों में देखा। तुमने मुझे बदल दिया है अद्रिका, तुमने मुझे फिर से फील करना सिखा दिया है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद मैं बदलने लगा हूँ। अद्रिका की आंखों में पानी था, लेकिन उसने खुद को एक पल के लिए भी कमज़ोर नहीं दिखाया। मैं तुम्हारा पनिशमेंट हूँ रुद्राक्ष, तुम्हारा सुकून नहीं। रुद्राक्ष ने एक बहुत ही हल्की सी दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, फिर भी मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उनके बीच अब पलों की एक अनकही खामोशी थी। फिर अद्रिका ने बहुत ही धीरे से लेकिन चुभने वाली आवाज़ में कहा, जब कोई इंसान तुम्हारा सब कुछ छीन लेता है ना रुद्राक्ष, तो उसे खोने का डर भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। रुद्राक्ष की नज़रों में अब सॉफ्टनेस नहीं बल्कि एक अनकही लड़ाई थी। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन तभी उसके ब्लैक फ़ोन पर एक हाई लेवल इमरजेंसी अलर्ट बज गया। कबीर की एजेंसी ने रायज़ादा टावर और इस सेफ हाउस के आउटर ग्रिड को ब्रीच कर दिया था। रुद्राक्ष ने अपनी खतरनाक नज़रें उठाई। तुम्हारे लोग मुझे ढूंढने यहाँ तक आ गए हैं अद्रिका ने एक हल्की और शातिर मुस्कान दी। मैंने कहा था ना रुद्राक्ष, ये वॉर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। रुद्राक्ष तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। तुम समझती नहीं हो पागल लड़की, अगर उन लोगों ने मेरे इस सेफ हाउस में कदम भी रखा तो मैं यहाँ सबको ख़त्म कर दूंगा। अद्रिका निडर होकर उसके बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। तो सबसे पहले मुझे मार कर दिखा। रुद्राक्ष कुछ पल के लिए रुक गया। उसने अद्रिका के उस जिद्दी चेहरे की तरफ देखा और उस पल उसे ये महसूस हुआ कि वो दुनिया में सबको मार सकता है, लेकिन इस लड़की को नहीं मार सकता। वो झुका, उसके माथे के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाया, मैं तुम्हें मार नहीं सकता अद्रिका, पर मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहता। अद्रिका ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए एक आखिरी बार किया, तभी तो मैं तुम्हें हराऊंगी रुद्राक्ष, क्योंकि मैं इमोशंस से नहीं इंसाफ से लड़ रही हूँ। वो झटके से पीछे हटी और तेजी से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी बाहर भारी सायरन की आवाज़ें गूंज उठी। एजेंसी की स्वाट टीम और रायज़ादा की अंडरवर्ल्ड सिक्योरिटी दोनों वहां पहुंच चुकी थी। अब बाहर फिर से आग और खून का एक नया दौर शुरू होने वाला था। रुद्राक्ष ने अपनी गन लोड की और धीमी लेकिन खौफनाक आवाज़ में कहा, अब इस खेल का असली राउंड शुरू होगा। पैंथम और अद्रिका ने दरवाजे से पलटकर एक कातिलाना मुस्कान के साथ कहा, इस बार मैं तुम्हारा नाम और ये एम्पायर दोनों मिटा दूंगी। इस बार तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा रुद्राक्ष रायज़ादा। उस अंधेरे कमरे के बीच खड़े वो दोनों, एक सुलगती हुई आग थी और दूसरा राख
और दोनों ही ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि इस खूनी लड़ाई में जीत किसी की नहीं होगी, पर अब एक दूसरे से नज़रें हटाना या पीछे हटना नामुमकिन था। उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि इस खौफनाक खेल में असली जीत किसकी होने वाली है और किसकी बर्बादी तय है। वो दोनों ही अनजाने में इस माइंड गेम के मोहरे बनते जा रहे थे। शायद अभी तक ये डार्क हकीकत उन दोनों को ही समझ नहीं आई थी। शहर के ऊपर काले घने बादल टूट पड़े थे और मूसलाधार बारिश ऐसे हो रही थी जैसे शहर की बिगड़ी हुई तकदीर पर आसमान खुद रो रहा हो। सेफ हाउस के बाहर एजेंसी और रायजादा की सिक्योरिटी टीम के सायरन की आवाज़ें अभी भी दूर से गूंज रही थी, पर उस खौफनाक और डार्क कमरे के भीतर जो साइकोलॉजिकल और खूनी नाटक चल रहा था वो किसी भी सायरन या तूफान से कहीं ज़्यादा बड़ा था। ये दो खूंखार शिकारियों के बीच की वो जंग थी जिसका कोई रेफरी नहीं था। इस समय वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़े थे। उनकी आंखों में पलक झपकते ही एक दूसरे की जान ले लेने का वाला खौफनाक गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो दोनों बिल्कुल खामोश थे, पर उनकी वो खामोशी मौत से भी ज़्यादा डरावनी थी। वो बस एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे थे, जैसे आंखों ही आंखों में एक दूसरे को ख़त्म कर देना चाहते हो। तभी अद्रिका के दिमाग में एक पल को ये ख्याल आया कि अगर आज वो जीत भी जाए, अगर आज वो रुद्राक्ष को मार भी दे तो क्या बदलेगा। पर उसे ये भी पता था कि जीत से पहले एक खूनी लड़ाई आती है और लड़ाई के बीच ही इंसान के असली और सबसे खौफनाक रंग बाहर आते हैं। रुद्राक्ष ने जिस बेरहमी से उसे बांधा था, जिस तरह से उसकी आंखों में कोई शर्म या नरमपन नहीं था, वो सब कुछ बहुत ही ठंडा और कैलकुलेटेड था। वो एक ऐसा शैतान लग रहा था जिसका दिल पत्थर का हो, मगर अद्रिका भी कोई इतनी आसानी से परास्त होने वाली कमज़ोर महिला नहीं थी। उसके उस काले नकाब और उन ठंडी आंखों के भीतर इंतकाम की एक बहुत गहरी आग दफन थी। उसका इकलौता मकसद उन दरिंदों को बेनकाब करना और उन बेगुनाहों को इंसाफ दिलाना था जिनकी ज़िंदगी रुद्राक्ष के उस अंडरवर्ल्ड ने कुचल दी थी। वो अपनी माँ के कातिलों को तड़पाना चाहती थी। वो अपने दोस्त आरव की खातिर इस पूरे रायजादा एम्पायर को राख कर देना चाहती थी। रुद्राक्ष ने अपनी उस भारी और खुरदरी आवाज़ में फिर से वही सवाल दोहराया, तुम्हारी टीम के सदस्य कौन कौन हैं? किसने भेजा है तुम्हें मेरे एम्पायर को तबाह करने? सवाल वही था, उसका खौफनाक लहजा वही था, पर ना जाने क्यों आज रुद्राक्ष के उन सवालों में कुछ और भी शामिल था। एक गहरी चोट, एक बड़ा धोखा और एक ऐसा दर्द जो उसके सीने के अंदर कहीं अटक गया हो। अद्रिका ने जो उसके साथ गेम खेला था वो उसे अंदर तक चीर गया था। ऐसा आखिर क्यों था? ये बात रुद्राक्ष का मास्टरमाइंड दिमाग खुद भी नहीं समझ पा रहा था। अद्रिका ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए एक निडर और कड़क आवाज़ में कहा, मैं एक मिशन पर हूँ मिस्टर रायजादा, और मेरा मकसद बिल्कुल साफ है। मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे पापों की सज़ा देने आई हूँ। उन बेगुनाह लोगों को इंसाफ दिलाने आई हूँ जिन्हें तुमने कीड़े मकोड़े की तरह कुचल दिया। तुम्हें बहुत शौक है ना लोगों के जज्बातों से खेलने का। मैं अब वही खौफनाक खेल तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ। उसने एक गहरी सांस ली। वो तो कहीं ना कहीं मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया जो इतनी जल्दी मेरा असली चेहरा, मेरी हकीकत का वो मुखौटा तुम्हारे सामने आ गया। ये तुम्हारी कोई होशियारी नहीं बल्कि तुम्हारा गुड लक था। अद्रिका की इन भारी बातों के पीछे आरव का वो दर्द साफ झलक रहा था। उसके हर एक लफ्ज़ के पीछे उस काली रात की याद थी जब आरव का खुशियों से भरा चेहरा अचानक हमेशा के लिए मौत के सन्नाटे में बदल गया था। उसने अपनी ज़िंदगी के दो सबसे कीमती इंसान सबसे सिर्फ़ और सिर्फ इस रुद्राक्ष की वजह से ही खो दिए थे। वो इस इंसान को किसी भी कीमत पर बख्शना नहीं चाहती थी। वो जिस आग को लेकर यहाँ आई थी उसे पूरा किए बिना वापस जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। समय के साथ जैसे जैसे उनके बीच की ये साइकोलॉजिकल बातचीत तीखी हुई, रुद्राक्ष की आवाज़ का जहर भी बढ़ने लगा। ये बात साफ हो रही थी कि वो अद्रिका को बुरी तरह तोड़ना चाहता है, पर सिर्फ तब जब वो अब उसके दिमाग के सारे खुफिया राज निकाल ले। अद्रिका ने एक बेहद शैतानी और डार्क स्माइल देते हुए कहा, देख लेना मिस्टर, मैं तुम्हारे इस पूरे सिस्टम को ताश के पत्तों की तरह गिरा दूंगी। मैं तुम्हें चारों तरफ से ऐसा
घेर कर बर्बाद करूंगी कि तुम घुट घुट कर मौत की भीख मांगोगे। ये सुनकर रुद्राक्ष का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपनी जगह से आगे बढ़ा और फुफकारते हुए बोला, तुम सिर्फ अपना निजी हिसाब नहीं ले रही हो लड़की, तुम मेरे सिस्टम को निशाना बनाओगी तो इस खूनी खेल में कई बेकसूर भी मारे जाएंगे। मुझे पहली बात तो ये समझ नहीं आता कि तुम्हारा जो ये महान मकसद है ना, वो खुद में ही एक बहुत बड़ा धोखा है। कहीं ना कहीं तुम मुझे नुकसान पहुंचाने के चक्कर में ना जाने कितने लोगों की जान खतरे में डाल रही हो, और उल्टे तुम मुझे कह रही हो कि मैंने निर्दोषों को मारा है। ये बोलकर वो गुस्से में उसे घूरने लगा। दोनों की निगाहें एक दूसरे पर नफरत की गोलियां दाग रही थी। वो दोनों एक दूसरे पर शब्दों के तीखे और जहरीले वार कर रहे थे। उन दोनों में से कोई भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो दोनों ही किसी भी कीमत पर खुद को सही साबित करने पर तुले हुए थे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। बात हद से ज़्यादा बढ़ गई और वो साइकोलॉजिकल जंग अचानक से एक खौफनाक हाथापाई में बदल गई। दोनों के बीच जो शब्दों की खूनी जंग चालू हुई थी, वो अब एक दूसरे के से फिजिकल फाइट पर उतर आई थी। हर एक बार, हर एक पलट में उन दोनों की पुरानी चोटें और उनके दिल का दर्द उभर कर बाहर आ रहा था। अद्रिका ने अपने पैरों से जोरदार ठोकरें मारी तो रुद्राक्ष ने अपनी शिकारी जैसी पकड़ और मजबूत कर ली। वो दोनों एक दूसरे पर एक से बढ़कर एक डेडली कॉम्बैट स्टेप्स मार रहे थे। अभी कभी अद्रिका अपनी पूरी फुर्ती से रुद्राक्ष के चेहरे पर मुक्का जड़ती तो कभी रुद्रांश बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ पलटवार करता। उन दोनों में से कोई भी फाइटिंग स्किल में कम नहीं था, पर फिर भी वो खौफनाक पल आया जब उनका ये झगड़ा सारी हदें पार कर गया। इस वक्त वो दोनों ही पूरी तरह से एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो रहे थे। तभी खुद को रुद्रांश के एक जानलेवा वार से बचाने के लिए अद्रिका के हाथ में अचानक से एक छोटा सा लेकिन बेहद तेज वार सीधे रुद्राक्ष के पेट में गहराई तक घुस गया। चाकू के अंदर घुसते ही रुद्राक्ष के पेट से खून नदी के पानी की तरह तेजी से बहने लगा। लड़ते लड़ते रुद्राक्ष के दोनों मजबूत हाथ एकदम से हवा में ही रुक गए। उसके मुंह से दर्द की एक भारी चीख निकल पड़ी और वो अपने घुटनों के बल ज़मीन पर जा गिरा। उसी वक्त उस डार्क कमरे में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। कोई चीख नहीं, कोई लड़ाई नहीं, एकदम से पूरे कमरे में मौत जैसी चुप्पी छा गई। अद्रिका भी अपने इस अचानक हुए एक्शन से पूरी तरह घबरा गई। वो सांसें रोककर पीछे हटी। उसने कभी भी रुद्राक्ष को अपने हाथों से इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने या उसकी जान लेने के बारे में नहीं सोचा था। वो तो बस उसे कानून और एजेंसी के तरीके से सज़ा दिलाना चाहती थी, चाहे वो पैंथम बनकर कितनी भी खतरनाक और कोल्ड ब्लडेड क्यों ना बन गई हो। लेकिन ना जाने क्यों उसके पत्थर हो चुके दिल में रुद्राक्ष के लिए एक अनजाना सा सॉफ्ट कोना बन चुका था। और जब उसने अपने ही हाथों से उसे वो चाकू मारा और उसे खून से लथपथ तड़पते देखा तो एक पल के लिए उस खूंखार हैकर के हाथ बुरी तरह कांप गए। बस उस खूनी हादसे की ठंडी सच्चाई उस कमरे में गूंज रही थी। इस वक्त किस्मत से रुद्राक्ष के सारे बॉडीगार्ड्स रूम से बाहर उस सायरन की आवाज़ चेक करने गए हुए थे। रुद्राक्ष इस वक्त खून से लथपथ जमीन पर घायल पड़ा था। दर्द की वजह से उसकी आंखों में बेहोशी छा रही थी। वही अपने खून से सने हाथ में वो चाकू पकड़े अद्रिका भी बिल्कुल भूत बनकर वही खड़ी थी। उसे खुद समझ नहीं आया कि कब उसकी आंखों में दर्द का एक आंसू टपक कर सीधे नीचे गिरे हुए रुद्राक्ष के सीने पर जा गिरा। लेकिन तभी अद्रिका का चेहरा एकदम से बदल गया। उसके चेहरे पर जो शौक था उसने तुरंत एक प्रैक्टिकल और कोल्ड किलर वाले एक्सप्रेशन की जगह ले ली। उसने जल्दी से खुद को संभाला। उसने अपने हाथों और कपड़ों पर लगे खून को पोंछा। वो बहुत अच्छे से जानती थी अगर वो अब यहाँ एक सेकंड भी और रुकी तो वो मौत को सीधा निमंत्रण देने के बराबर होगा। रायज़ादा के गार्ड्स उसे कच्चा चबा जाएंगे, इसलिए उसने जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का प्लान बना लिया। वो अब यहाँ से कुछ भी करके भागना चाहती थी। उसने कमरे के बाहर देखा और जब उसे रुद्राक्ष के खूंखार बॉडीगार्ड दिखाई नहीं दिए तो उसने
एक चैन की सांस ली। उसने अपनी स्मार्ट वॉच से अपनी टीम को एक साइलेंट SOS अलर्ट भेजा और रुद्राक्ष को उसी घायल और खून से लथपथ अवस्था में छोड़कर वहां से तेजी से भाग निकली। जमीन पर पड़े रुद्राक्ष ने बेहोशी और दर्द के बीच उसे जाते हुए देखा। उसकी आंखों में भयंकर दर्द था, पर कोई इंतकाम या बदला नहीं था, सिर्फ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन और एक बीट्रेड लुक, यानी धोखा खाने का एहसास। वो मास्टरमाइंड अभी तक इस लड़की को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। काली SUV तेजी से बारिश को चीरती हुई भाग रही थी। गाड़ी में अद्रिका पीछे बैठी थी, ड्राइवर सीट पर रिया थी और पीछे कुछ हथियारबंद टीम मेंबर। पर अद्रिका के मन में एक भयंकर बेचैनी का तूफान चल रहा था। उसने क्या किया? वो नहीं चाहती थी कि किसी की जान जाए, पर मिशन के लिए जो हदें और रूल्स तय हुए थे वो कब इस खूनी चोट और बदले में बदल जाते हैं, इसका अंदाज़ा इस डार्क दुनिया में कोई नहीं लगा सकता। रुद्राक्ष घायल और बेहोश था, उसकी सांसें अस्थिर था। वो भी शायद अब कोई मासूम या शरीफ नहीं रहा था। अब पर अद्रिका के लिए ये करना सही था। उसने अपनी मुठ्ठियाँ बींची, अपना जॉ टाइट किया और खुद से फुसफुसाते हुए कहा, मैं अपने तरीके से ही आगे बढ़ूंगा। पूरे रास्ते भर अद्रिका की आंखों में एक अजीब सा दर्द तैरता रहा। रुद्राक्ष के उस खून से लथपथ चेहरे और दर्द से भरी आंखों की झलक उसे बार बार बेचैन कर रही थी, पर उसने अपने दिमाग को झटक कर खुद से कहा, ये ज़रूरी था। वो एक क्रिमिनल है, फिर भी एक अजीब सा शन्यस, एक डाउट उसे अंदर ही अंदर सताने लगा था। जब रुद्राक्ष की वो आखिरी एक्सप्रेशन उसकी आंखों में उभरी थी, वो कुछ अलग था। उसमें नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सा अफसोस दिख रहा था। अद्रिका ने उस घायल को इग्नोर करने की पूरी कोशिश की। मिशन ऊपर है, भावनाएं नीचे, ये सोचकर वो रुद्राक्ष की तरफ से अपना दिमाग हटाने की कोशिश करने लगी। एजेंसी बेस, कबीर और उसकी पूरी टीम ने जैसे ही पैंथम के सक्सेसफुल एस्केप और रायजादा के घायल होने की खबर सुनी तो बेस में खुशी की लहर दौड़ गई। कोर्ट केसेस, पुख्ता एविडेंस, फाइनली रायजादा साम्राज्य की जड़ों पर ये सबसे बड़ा और कटु वार करने का मौका उन्हें मिल गया था। कबीर ने अपनी टीम के साथ जश्न मनाया, ये सोचकर कि अब इस शहर के सबसे बड़े डॉन रुद्राक्ष रायजादा का अंत नज़दीक है। पर अद्रिका को इसमें ज़रा भी खुशी महसूस नहीं हुई। उसकी आंखों में एक डरावनी और ठंडी खाली जगह थी। उसने उस पूरे जश्न को एक फेक मुस्कान देकर देखा और अंदर ही अंदर खुद से कह दिया, ये जीत अधूरी है। एजेंसी के अंदर जैसे ही वो कमांड रूम में दाखिल हुई, कबीर ने जोर से हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ पैंथम, तुमने फाइनली कर दिखाया। वो रायजादा अब बचने वाला नहीं है। कबीर की भारी आवाज़ में एक सच्ची और सुकून भरी खुशी थी। ना जाने क्यों वो रुद्राक्ष के अंत को सोचकर हद से ज़्यादा खुश लग रहा था, पर अद्रिका का मन बिल्कुल भी ठीक नहीं था। कबीर की बातों को इग्नोर करके उसने तुरंत दरवाज़ा बंद होते ही अपनी हुडी की इनर पॉकेट से वो सारी पुरानी खुफिया फाइल्स निकाली जो उसने रुद्राक्ष के सीक्रेट ऑफिस से हैक करके चोरी की थी। ये वो इकलौता मौका था जो उसे आरव और उसकी माँ की मौत के असली सच तक ले जाएगा। अद्रिका ने बेचैनी से उन फाइलों के पत्ते तेजी से पलटने शुरू किए। अचानक उनमें से एक बेहद पुराने दस्तावेज पर उसका ध्यान रुक गया। उस पेज का हेडर था फोएनिक्स प्रोजेक्ट। ठीक नीचे एक हेड राइटिंग में लिखा था, आनंद सूरी, HR हेड। ये नाम पढ़ते ही अद्रिका के हाथ बुरी तरह कांप गए और उसका दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। उस रात जब पूरी एजेंसी और टीम जश्न मना रही थी, अद्रिका को एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। उसमें उन दस्तावेजों के छोटे छोटे खुफिया संकेतों को डिकोड करना शुरू कर दिया। इनवॉइस नंबर्स, इलीगल केमिकल इंपोर्ट लॉग्स और कई सारे सिग्नेचर्स, ये सब मिलकर एक बहुत ही खौफनाक पैटर्न बना रहे थे। और सबसे डरावनी बात ये थी कि ये खूनी पैटर्न उस मनहूस रात से सीधा जुड़ा था जिस रात उसकी माँ की जान गई थी। अद्रिका के कांपते हाथों में उसकी माँ के बचपन की एक फेडेड फ़ोटो थी और उसी इलीगल केमिकल फाइल में उसकी माँ का नाम और उस जहरीले परियोजना का पूरा रिकॉर्ड किसी तरह आपस में मेल खा रहा था। उसने अगले 2-3 घंटे पागलों की तरह उस डार्क रूम में बिताए। फोटोकॉपी, क्रॉस चेक, डेटाबेस क्लैरिज, फेक चालान, ईमेल हेड्स
ऑफशोर अकाउंट ट्रांसफर्स, हर एक दस्तावेज जैसे किसी बहुत बड़े और कड़वे सच का हिस्सा बनकर उसके सामने आ रहा था। अद्रिका ने अपनी लाल आंखों को मलते हुए धीरे से कहा, ये सब कुछ रुद्राक्ष की कंपनी ने ही किया होगा। पर तभी उसके तेज दिमाग के अंदर एक और गहरा शक भी उठने लगा। उन फाइल्स में कुछ एंट्रीज ऐसी थी जो बिल्कुल इंटरनल थी और जिन पर आनंद सूरी के नाम के अलावा किसी और के हस्ताक्षर भी दिखाई दे रहे थे। पर वो सारे सिग्नेचर साफ साफ मैनिपुलेटेड यानी जाली लग रहे थे। यहाँ कोई और भी है, अद्रिका ने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। उस खौफनाक रात के आखिरी पलों में उसने एक बहुत ही पुराना हैंड रिटन नोट देखा। उसे पढ़ते ही उसके हाथ सुन पड़ गए। किसी ने लाल पेन से लिखा था, फाइल सेफ इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग एएस, फाइल सेफ एएस आनंद सूरी। अद्रिका की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। वो सोच रही थी, क्या वही मामूली सा एचआर सच में इस पूरे खूनी फिनिश प्रोजेक्ट का असली मास्टरमाइंड था? क्या वही वो आदमी था जिसने ये सब इतना उलझाया और आरव को फंसाया? फिर ये खौफनाक सवाल और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसमें रुद्राक्ष का क्या रोल था? क्या ये सब रुद्राक्ष के पिता के वक्त का था? जिस सफाई और चालाकी से ये फाइल्स छुपाई गई थी वो सब कुछ बहुत स्मार्ट था। पर अद्रिका ने हैक दिमाग ने एक बहुत बड़ी बात नोट की। कुछ इंटरनल मेल्स ऐसे थे जिनमें उस इल्लीगल परियोजना का रियल ओवरसाइट यानी असली कंट्रोल किसी और ने किया था, जिससे जुड़े हुए लोग एंट्री को डिकोड करके जोड़ने पर उनसे एक और नाम देखा, एक बहुत ही हाई लेवल एग्जीक्यूटिव। पर हैरानी की बात ये थी कि उसका रिकॉर्ड डेलिब्रेटली रिमूव्ड यानी जानबूझकर मिटा दिया गया था। ये सब कंफ्यूजन और जालसाजी देखकर अद्रिका का शक अब ना जाने क्यों बहुत ही अजीब तरीके से बढ़ने लगा था। अद्रिका ने सुबह होते ही धीमे से अपने कोर टीम को बुलाया और एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ कहा, मुझे हर कीमत पर पक्का प्रूफ चाहिए। मैं इस फाइल को लाइन बाय लाइन खंगाल कर इसका असली सच निकालूंगी। पर बाहर से कॉन्फिडेंट दिखने वाली अद्रिका का मन अंदर से बुरी तरह चीख रहा था। क्या सच वही है जो मैं अभी सोच रही हूँ? क्या मैंने रुद्राक्ष को सिर्फ एक कट्टर दुश्मन मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सब खूनी खेलों के पीछे किसी और का मास्टरमाइंड हाथ है और मेरी एजेंसी हम सब किसी गलत इंसान को अपना टारगेट बना रहे हैं? उसने अपनी मुट्ठी जोर से मेज पर मारी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस खूनी साजिश की जड़ तक पहुंचना ही होगा। एजेंसी की खुफिया बेस में जब सुबह की पहली किरण पहुंची तो वहां का माहौल रोज से बिल्कुल अलग था। आज हवा में एक अजीब सा खिंचाव था। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन वो क्या था ये कोई नहीं जानता था। चीफ कबीर और उनकी कोर टीम इस बात को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे कि रुद्राक्ष शहजादा अब कमज़ोर पड़ चुका है और उसका साम्राज्य ढलने की कगार पर है। दूसरी तरफ मीडिया में पहले से ही रायजादा एम्पायर को लेकर तरह तरह की अफवाहें और खबरें सर्कुलेट हो रही थी। पर इन सब के बीच अद्रिका के दिल में एक अजीब सी झंझलाहट और बेचैनी थी। उसने रात भर जो खुफिया फाइल्स खंगाली थी उन्हें अब वो बटोर पुख्ता एविडेंस देख रही थी और उसे अंदर से बहुत कुछ बड़ी गड़बड़ होने का एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो लोग किसी बहुत बड़े और गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तभी कबीर ने उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत बढ़िया काम किया पैंथम। पर अद्रिका ने कबीर की आंखों में देखते हुए बेहद ठंडे लहजे में सिर्फ इतना कहा, हाईवे पर है सर। इतना बोलकर वो अचानक से चुप हो गई। उसे अब उस कड़वी सच्चाई का दोबारा पता लगाना था, इसलिए वो बिना रुके वहाँ से सीधे अपने डार्क रूम की तरफ चली गई। बेस में मौजूद किसी भी टीम मेंबर ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अद्रिका के चेहरे पर इस वक्त अपनी जीत की कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरी उलझन और खौफ था। अद्रिका ने रुद्राक्ष के सीक्रेट कैबिन से चुराई गई सारी प्राइमरी फाइल्स एक जगह इकट्ठी कर ली थी। इनवॉइस, शिपिंग मैनिफेस्ट, केमिकल स्पेसिफिकेशन और इंटरनल मेमोस। उसने एक एक करके डेटा को ट्रेस करना शुरू किया कि किस पोर्ट पर वो खतरनाक कंसाइनमेंट आई थी, किस कुरियर ने उसे हैंडल किया था और किस ऑफशोर अकाउंट में
पेमेंट ट्रांसफ़र की गई थी। हैरानी की बात ये थी कि हर एक इल्लीगल डॉक्यूमेंट पर उसे सिर्फ एक ही नाम और सिग्नेचर मिल रहा था, आनंद सूरी। पर जैसे जैसे वो गहराई में जा रही थी, उसे जगह जगह कुछ होल्स यानी जानबूझकर डिलीट किए गए डेटा मिल रहे थे। ये डेलिब्रेटेड डिलीशन उसे और भी ज़्यादा परेशान कर रहे थे। उसे अब पूरा यकीन होने लगा था कि इस पूरे खेल में उससे कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। उसका दिल अब किसी भी कीमत पर उस असली हकीकत तक पहुंचना चाहता था, जिसके लिए वो दिन रात एक करने को तैयार थी। वो फिर से पागलों की तरह अपने काम में जुट गई। तभी रिया और कुछ टेक मेंबर्स ने मिलकर डेटा रिकंस्ट्रक्शन का काम पूरा किया। डिलीट किए गए उस डेटा से अचानक एक बहुत पुरानी ईमेल चैन उभर कर सामने आई। वो ईमेल चैन फिनिक्स प्रोजेक्ट के बारे में थी और जब अद्रिका ने उस मेल की सीसी लिस्ट देखी तो उसमें एक बहुत पुराना नाम निकल आया, रायजादा सीनियर, यानी खुद रुद्राक्ष के पिता। ये नाम देखते ही अद्रिका की सांसें जैसे थम सी गई। उसके दिमाग में अचानक बचपन में अपनी माँ के कहे वो आखिरी शब्द गूंज उठे, बेटी, लालच में आकर आदमी अंदर से जहर बन जाता है। अद्रिका का पूरा बदन कांप गया। क्या वो जहर किसी और का नहीं बल्कि रुद्राक्ष के पिता का था? उसका दिमाग इस खौफनाक उलझन से घिरना जा रहा था। वो इससे पहले कुक जितना सुलझना की कोशिश कर रही थी, ये उतनी ही ज़्यादा उलझी जा रही थी। तभी टेक टीम ने उसे एक और अहम चीज़ ला कर दी। वो एक ओल्ड डेट रिटर्न लेज़र था, जो रुद्राक्ष के ऑफिस से चोरी हुई कुछ पुरानी और बेहद गुप्त फाइलों में से एक थी। उसमें सालों से हो रहे इल्लीगल ट्रांसफर्स का पूरा हिसाब किताब लिखा था और उस लेज़र के एक पीले पड़ चुके पत्ते पर पेंसिल से एक हैंड रिटन नोट लिखा था, आनंद पर अकेले भरोसा मत करना, वो अपनी मर्जी से चाले चल रहा है। ये नोट किसी ने बहुत छिपा कर रखा था। अद्रिका ने उस लिखावट को छुपाया और धीरे से बोली, किसी ने ये सब खूनी खेल रोकने की कोशिश की थी। आखिर वो इंसान कौन हो सकता है? मुझे इस इंसान का पता लगाना ही होगा। तभी कबीर ने कमरे में आकर पूछा, तो फिर क्या हुआ पैंथम? क्या इसका मतलब ये है कि रुद्राक्ष सीनियर भी इस पूरी साजिश में बराबर का इन्वॉल्व था? अद्रिका ने गहरी सोच में डूबे हुए अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे ये सारी फाइल्स पूरी तरह से क्रॉस चेक करनी होगी सर, पर इस लेज़र पर जो लिखावट है वो मुझे बहुत ज़्यादा जानी पहचानी लग रही है। उसकी याददाश्त के अंधेरे कोनों में अचानक एक पुराना स्केच उभर आया। बहुत साल पहले जब वो छोटी थी और उसकी माँ अस्पताल में आखिरी सांसें ले रही थी, तब उसने वहाँ एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग के कुछ रेफरेंस सुने थे। उस मीटिंग में एक एचआर का नाम बार बार आया था, आनंद सूरी। उस शाम अद्रिका ने रायजादा एम्पायर की उन पुरानी आर्काइव फाइलों की और ज़्यादा खुदाई शुरू की, जिन्हें उन्होंने पहले ही हैक करके डाउनलोड कर लिया था। मलबे में उसे एक पुरानी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट मिली, जो उस रिपोर्ट के अपेंडिक्स में एक स्कैन किया हुआ लेटर था। वो एक हैंड रिटन नोट था जो सीधे आर रायजादा सीनियर को एड्रेस किया गया था। ये लेटर किसी की बहुत ही प्राइवेट लिखावट में था और नीचे सिग्नेचर था आनंद सूरी। उस लेटर को पढ़ते ही अद्रिका के हाथ पैर कांपने लगे। उस लेटर में केमिकल्स के अनसेफ हैंडलिंग्स का साफ जिक्र था और ये साफ साफ चेतावनी दी गई थी कि प्लांट में सेफ्टी वायलेंस की वजह से कभी भी कोई बहुत बड़ा और भयंकर कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो सकता है। नीचे लिखा था, इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड, क्लाइंट की रेपुटेशंस बचाने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो सारे पेपर वर्क्स को छुपा दिया जाए। ये कोई मामूली एडवाइस नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी क्रिमिनल कॉन्स्ट्रक्शन की शुरुआत थी। अद्रिका ने ठंडे दिमाग से उस लेटर को घूरा। अगर यही सच है तो मासूम लोगों की जिंदगियां किस तरह चंद पैसों के लिए बहा दी गई? आखिर कोई इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि सिर्फ अपने एक एक्सपेरिमेंट को सही साबित करने के लिए इतने बेगुनाहों की जान दांव पर लगा दे? ये सोचकर उसका खून खौल उठा। पर तभी पहली बार अद्रिका को ये महसूस हुआ कि ये मामला केवल कॉर्पोरेट लालच का नहीं था। इसके पीछे कोई और भी बहुत गंदा खेल
खेल रहा था, एक इंटरनल सैबोटाज जिसकी परतें तभी खुल सकती थी जब वो रुद्राक्ष के परिवार और उनके अंदरूनी रिश्तों की असली कहानी जानेगी। उसने फाइल्स के और अंदर झांका तो उसे एक इंटरनल ईमेल थ्रेड मिला जहां आनंद सूरी और आर रायजादा सीनियर के बीच एक प्रोजेक्ट को बंद करने पर और शिपमेंट को जारी रखने को लेकर भयंकर बहस हुई थी। एक मेल में आनंद ने लीक की बात को छुपाने की जिद की थी और उसे मैनेजेबल कहा था, जिस पर रुद्राक्ष के पिता यानी रायजादा सीनियर ने कड़क शब्दों में रिप्लाई किया था, जब तक सब कुछ पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता सारे शिपमेंट्स को तुरंत रोक दिया जाए। यहाँ से कहानी पूरी तरह पलट रही थी। रुद्राक्ष के सीनियर ने इस तबाही को रोकना चाहा था। एचआर आनंद सूरी ने सब कुछ कवर अप करने की कोशिश की थी और फिर किसी तीसरे इंसान ने कदम आगे बढ़ाकर ये पूरा खूनी खेल खेला था। पर कहानी का सबसे बड़ा और खौफनाक मोड़ तब आया जब टेक टीम ने एक बेहद पुरानी सीसीटीवी क्लिप रिकवर की। वो क्लिप पूरी तरह करप्ट हो चुकी थी, पर हैकिंग के ज़रिए उसे देखने लायक बनाया गया था। उस ब्लैक एंड वाइट क्लिप में फैक्ट्री फ्लोर पर देर रात की एक गुप्त मीटिंग दिख रही थी। आनंद सूरी वहां खड़ा था और उसके साथ एक और अनजान साया था। उस साये का चेहरा तो क्लियर नहीं था, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी चलने की ढाल और हाइट ने अद्रिका के दिमाग में एक बहुत बड़ा धमाका किया। ये बॉडी लैंग्वेज किसी ऐसे इंसान की थी जो बाद में बॉस के रूप में उभरने वाला था। अद्रिका के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने महसूस किया कि इस साजिश का सिलसिला बहुत ऊपर तक जाता है और ये अब तक जो सोच रही थी कि ये सिर्फ रायजादा का गंदा खेल है, वो झूठ साबित होने लगा था। अद्रिका का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कहीं उसने एक बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? कहीं उसने एक गलत इंसान को इतनी भयंकर सज़ा तो नहीं दे दी? क्या वो और उसकी पूरी एजेंसी मिलकर एक बेगुनाह को अपना टारगेट बना रहे थे? अगर ऐसा था तो वो खुद को मरते दम तक कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। ज़िंदगी में पहली बार वो लड़की जो मौत से भी नहीं डरी थी, आज इस बात से थर थर काँप रही थी कि कहीं उसके हाथों किसी निर्दोष का खून तो नहीं बह गया। इस बीच रुद्राक्ष कहाँ था? जब वो सेफ हाउस से भागा था तो एजेंसी में ये बात फैलाई गई थी कि उसे किसी सीक्रेट रिहेब में भेज दिया गया है, पर हकीकत कुछ और ही थी। कबीर की टीम ने इस बात की पुष्टि की रुद्रांश मुंबई के एक टॉप सीक्रेट हॉस्पिटल में बेहद क्रिटिकल कंडीशन में वेंटिलेटर पर था। उसका पूरा सिक्योरिटी सर्कल एक्टिव था और रायजादा के खूंखार लोग चारों तरफ मुस्तैदी से गश्त लगा रहे थे। रुद्राक्ष के वार्ड के चारों तरफ इतनी हाई सिक्योरिटी थी कि वहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। दुनिया के बेस्ट से बेस्ट सर्जन उसकी सर्जरी में लगे हुए थे। अद्रिका को अपनी खुफिया टीम से पता चला कि रुद्राक्ष की कंडीशन इस वक्त हद से ज़्यादा नाजुक है। चाकू लगने की वजह से उसका बहुत ज़्यादा खून बह चुका था, जिसके कारण डॉक्टर्स ने उसके बचने के सिर्फ 10% चांसेस बताए थे। ये जानते ही अद्रिका के सीने में जैसे बहुत बुरी तरह कुछ टूट गया। उसे एक भयंकर गिल्ट होने लगा। उसकी आंखों के सामने रुद्राक्ष का वो आखिरी बीट्रेड लुक घुस आया। वो अंदर ही अंदर बिखरने लगी थी। अद्रिका ने किसी तरह खुद को संभाला। उसे एहसास हुआ कि अब उसे सिर्फ अपने बदले के रास्ते पर नहीं चलना है, बल्कि उस खूनी साजिश का असली सच दुनिया के सामने लाना है, चाहे अब उसके निशाने पर कोई भी क्यों ना हो। तभी अचानक ऑफिस का ऑटोमेटिक स्लाइडिंग दरवाज़ा खुला और एजेंसी के सबसे बड़े बॉस ने कैबिन में एंट्री ली। अद्रिका ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। बॉस का चेहरा इस वक्त खुशी से चमक रहा था। वो अपनी इस कामयाबी पर फूला नहीं समा रहा था। उसने अद्रिका को देखा और बड़े ही गर्व से बोला, हमें हॉस्पिटल से कंफर्मेशन मिल गया है पैंथम, रायजादा अब नहीं बचेगा, वो मरने वाला है। तुमने फाइनली कर दिखाया। पर अद्रिका बॉस की ये बात सुनकर खुशी नहीं मना पाई। उसका दिल अंदर से लहूलुहान हो चुका था, पर उसने अपने चेहरे पर इस दर्द का एक कतरा भी नहीं झलकने दिया। उसने एक बेहद फीकी और झूठी स्माइल पास दी, जैसे उसे इस बात की बहुत खुशी हुई हो, पर उसका दिल जानता था कि इस खबर ने उसे अंदर से मार दिया था। इस झूठे जश्न के बीच उसके अंदर से एक ही आवाज़ आ रही थी, क्या यही सब सच है? तभी बॉस ने अद्रिका की तरफ थोड़ा झुकते हुए कहा, और सुन पैंथम, हमने रायजादा के सीक्रेट डेटाबेस से एक और चीज़ रिकवर की है, एक बहुत पुरानी फाइल जो सीधे तुम्हारे नाम से तो नहीं थी, पर तुम्हारी माँ के उसी केमिकल ब्लास्ट वाले केस से जुड़ी थी। ये सुनते ही
अद्रिका का दिल किसी ड्रम की तरह तेजी से धक धक करने लगा। बॉस ने आगे बढ़कर उसे एक सीलबंद लिफाफा थमाया। अद्रिका ने कांपते हाथों से उसे खोला तो अंदर से एक मुड़ी हुई पुरानी फोटोकॉपी निकली। उस पेज पर कुछ लाइन को रेड कलर से हाईलाइट किया गया था और नीचे प्रोजेक्ट हेड के तौर पर साइन थे आनंद सूरी। लेकिन अद्रिका खुश होने के बजाय और गहरी उलझन में फंस गई। उसने बिना एक सेकंड गंवाए उस लिफाफे के अंदर और छानबीन की तो उसमें एक और पुराना हैंड रिटन लेटर मिला। ये वही लेटर था जिसकी बात उसने पहले की थी, पर ये कॉपी थोड़ी डिफरेंट थी। इस कॉपी के मार्जिन पर किसी ने अपने हाथ से एक नोट लिखा था। अगर कुछ भी गलत हुआ तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आनंद सूरी को ही अकाउंटेबल माना जाएगा, RR सीनियर। और उसी नोट के ठीक ऊपर किसी ने पेंसिल से साफ अक्षरों में लिखा था, आनंद को रोको। ये पढ़ते ही अद्रिका के दिल पर जैसे किसी ने बहुत भारी हथौड़ा मार दिया हो। उसे अपनी ज़िंदगी में सब कुछ गलत होता हुआ महसूस होने लगा। उसे अब साफ दिखने लगा था कि वो पिछले कई सालों से एक गलत इंसान के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। क्या उसने सच में एक बेगुनाह को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था? ये सोचकर ही उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी और उसका दम घुटने लगा। यहीं से पूरा मामला एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेने लगा था। कबीर ने अद्रिका के पास आकर धीरे से कहा, हमें अब ये पता लगाना होगा कि अगर आनंद सूरी मर चुका है तो उसे किसने मारा और क्यों। उसकी मौत ही इस पूरे केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अद्रिका ने देखा कि कबीर और पूरी एजेंसी के चेहरे पर एक पॉजिटिव होप थी कि वो रायज़ादा को फंसा चुके हैं, पर अद्रिका को लगने लगा था कि ये उम्मीद उन्हें असल सच से भटका रही है। तभी कबीर ने पूरी टीम के सामने अनाउंस किया, हम कल सुबह ही इस पार्शियल एविडेंस के साथ मीडिया के सामने जाएंगे। हम सीधे रायज़ादा ग्रुप पर इल्ज़ाम लगाएंगे और इस पूरे केमिकल प्रोजेक्ट की तबाही का ठिकरा आनंद सूरी और रुद्रांश के सिर फोड़ देंगे। ये सुनकर पूरी टीम खुशी से चिल्ला उठी, पर अद्रिका अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न होकर थमी रही। उसने अंदर से महसूस किया कि ये सब बहुत ही सुपरफिशियल है। साजिश की गहराई इससे कहीं ज़्यादा नीचे है। उसके अंदर की आवाज़ बार बार चीख रही थी, कुछ पूरा नहीं दिख रहा है अद्रिका, कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसी रात अद्रिका अकेले अपने अंधेरे कमरे में बैठ गई। उसने उन सारी रिकवर की गई फाइलों को एक बार फिर से खोल लिया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो पागलों की तरह एक एक करके सारे पत्तों को दोबारा खंगालने और रीड करने लगी। कहते हैं ना कि सच का रास्ता इतना आसान नहीं होता जितना वो दिखाई देता है। यही सब अद्रिका के साथ भी हो रहा था। वो जिस केस को अब तक बहुत सीधा समझ रही थी, वो साजिशों और जारी कड़ियों के साथ एक ऐसे चक्रव्यूह में बदल चुका था जिसने उसके होश उड़ा दिए थे। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुकी थी। उसके दिमाग में शुरू से लेकर अब तक की सारी मेमोरीज एक फिल्म की तरह घूम रही थी। कैसे वो एक प्लान के तहत रुद्रांश के करीब पहुंची थी, कैसे उसने उस अकड़ू और घमंडी रायज़ादा के साथ माइंड गेम खेले थे, और कैसे आज सिर्फ और सिर्फ उसकी एक लात और चाकू के वार की वजह से वो इंसान अस्पताल के ICU में अपनी ज़िंदगी और मौत की आखिरी जंग लड़ रहा था। डॉक्टर्स ने भी उसका जिंदा बच पाना नामुमकिन सब बता दिया था, और यही खौफनाक बातें अद्रिका को अंदर ही अंदर दिमाग की तरह खाए जा रही थी। इसी भयंकर गिल्ट और बेचैनी की वजह से वो जल्दी जल्दी फाइलों के पन्ने पलटने लगी और एक एक लाइन को अपनी पूरी एकाग्रता के साथ दोबारा पढ़ने लगी। तभी अचानक उसकी तेज आंखें एक फाइल के आखिरी पन्ने पर जाकर पूरी तरह से अटक गई। वहाँ नीचे साजिश के एग्रीमेंट पर रुद्रांश रायज़ादा के ऑफिशियल सिग्नेचर थे। अद्रिका ने अपनी आंखें सिकुड़ी, टेबल लैंप की रोशनी को थोड़ा और तेज किया और उन हस्ताक्षरों को बहुत ही बारीकी से स्कैन किया। उन सिग्नेचर और स्ट्रोक्स को देखते ही अद्रिका के मुंह से एक चीख निकल गई। वो कुछ सोचते हुए लड़खड़ाई हुई पीछे हटी और कांपती आवाज़ में बोली, ये सिग्नेचर तो नकली है, ये रुद्रांश के असली साइन नहीं है। अद्रिका का दिल इतनी ज़ोर से घबराने लगा कि उसकी सांसें अटक गई। उसने रायज़ादा कॉरपोरेशन में काम करते हुए रुद्रांश के असली सिग्नेचर को हज़ारों बार देखा था। इस डॉक्यूमेंट पर जो साइन थे वो थोड़े से डिफरेंट थे, उन्हें बहुत ही चालाकी से कॉपी किया गया था। ये साफ था उसका शक अब एक कड़वे और खतरनाक यकीन में बदल चुका था। रुद्रांश रायज़ादा बेगुनाह था, उसे धकेल दिया था
अद्रिका ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। कमरे के अंधेरे में उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अगर रुद्राक्ष असली कातिल नहीं है तो फिर वो अदृश्य साया कौन है जो इस पूरी एजेंसी और रायजादा एम्पायर को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है।